हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक पेपर सॉल्व जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुली क्लास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया को सही क्रम दीजिए। यानी कि आपको ये बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ना, उसका सही सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन में है इरेथ्रोडेक्स्ट्रीन है, आइसोमाल्टोज है, बॉइल्ड स्टार्च है, एक्स्ट्रोडेक्स्ट्रीन है एंड सोल्यूलोज स्टार्च है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, टाइलिन की क्रिया के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है उसका जो सही सीक्वेंस होता है ना, उसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा बॉइल्ड स्टार्च। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। आप देखिए 3 कहाँ पहले दिया हुआ है, 3 पहले केवल आपके एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, पहले आपका आ जाएगा बॉइल्ड स्टार्च, उसके बाद आपका आएगा सॉल्युबल स्टार्च, उसके बाद आएगा इरेथ्रोडेक्स्ट्रीन, नेक्स्ट उसके बाद आएगा आपका एक्स्ट्रोडेक्स्ट्रीन एंड लास्ट में आ जाएगा आपका आइसोमाल्टोज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैं इसको छोटा कर दूं तो आपको शायद विजिबल हो ये पूरा। देखिए क्या करना है, आपको लिस्ट मिलानी है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपके इस टाइप से है। आपको क्या करना है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है, यानी कि मैचिंग करनी है। एक साइड दिया हुआ है आपको ल्यूकोसिन दिया है, मायो एल्ब्यूमिन दिया है, लैक्टो एल्ब्यूमिन दिया है और सीरम एल्ब्यूमिन दिया हुआ है। एक साइड आपका मसल्स, मिल्क, लिम्फ, व्हीट और एग वाइट दिया हुआ है। तो आप लोग बताइए इसकी मैचिंग कैसे होगी। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए जो आपका ल्यूकोसिन होता है, तो ल्यूकोसिन आपका किस में आ जाता है। अच्छा, अगर आपको ल्यूकोसोन भी नहीं पता हो तो आपको मायो एल्ब्यूमिन तो पता ही होगा कि मायो एल्ब्यूमिन क्या होता है, मांसपेशी होती है, मांसपेशियों का प्रोटीन होता है, एक तरीके से मांसपेशियों में पाया जाता है। तो बी का फर्स्ट आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए बी का फर्स्ट आपका यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये वाला आपका ऑप्शन है आपका कट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका क्या देखते हैं, आपको लैक्टो एल्ब्यूमिन का पता होना चाहिए। लैक्टो एल्ब्यूमिन सिंपल है आपका, तो लैक्टो एल्ब्यूमिन कहाँ मिलता है, दूध में देखने को मिलता है। तो सी का सेकंड कहाँ है, सी का सेकंड आपका एक ही ऑप्शन में। तो देखिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, केवल 2 ऑप्शन अगर आपको पता है या एक भी पता है तो उससे आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर पता कर सकते हो। तो इसमें भी आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ल्यूकोसिन का किससे मैच होगा, ल्यूकोसिन होगा आपका किससे, तो ल्यूकोसिन हो जाएगा आपका व्हीट से, मायो एल्ब्यूमिन हो जाएगा मसल से, लैक्टोबुलमिन हो जाएगा मिल्क से और सीरम एल्ब्यूमिन जो है आपका वो हो जाएगा आपके लिम्फ से। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन हमारा कैसा है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो पूछा हुआ है आप लोगों से इसमें भी कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। दिया हुआ है क्या, मैच द न्यूट्रिएंट्स इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो दिस लिस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पौष्टिक तत्वों की लिस्ट दी हुई है, तो उनकी कमी से होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं ना उसको मैच करने हैं आपको। एक साइड दिया हुआ है, देखिए टोकोफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है, एक्यूराइन है, रेटिनॉल है। एक साइड दिया हुआ है एंटी रैकेटिक कारक, एंटी स्कार्ब्यूरेटिक कारक, एंटी स्टेरिलिटिक कारक। एक साइड है एंटी न्यूरिटिक कारक और एंटी जीरोफेथलेमिक कारक। तो आपको ये मैचिंग करनी है। ठीक है, और ये जो दिए हुए हैं विटामिन है सारे, ये मोस्टली क्या है आपके विटामिन के आपके रासायनिक नाम दे दिए हुए हैं। तो इसको मैच करिए आप लोग। देखिए, जो आपका, अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं पता तो आपको ये तो पता होगा एंटीजिथैलेमिक। ठीक है, ये किससे होता है, ये रेटिनॉल की वजह से होगा। रेटिनॉल क्या होता है, आपका विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए से आंखों से जितनी संबंधित बीमारियां होती हैं वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो डी का तो आपका 5 से मैच हो जाएगा। अब देखिए, डी का 5 आपका केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो आप इस तरह से अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसको एक बार पूरा देख लेते हैं। देखिए,
जो टैकोफेरॉल है, टैकोफेरॉल को हम विटामिन ई के नाम से भी जानते हैं, तो टैकोफेरॉल का आ जाएगा एंटी स्क्लेरोटिक कारक। ठीक है, ये आपका थर्ड से मिल जाएगा। इधर है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल होता है आपका विटामिन डी, तो ये मैच हो जाएगा आपका एंटी रेक्टिक कारक। ठीक है, फिर आता है आपका एक्रोइन, एन्यूरिन को हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं, इसको हम मतलब ए भी कह सकते हैं, तो इसका हो जाएगा एंटी न्यूरिटिक कारक। ये हो गया आपका, और रेटिनॉल तो इससे आपका मैच ही है, तो इस तरह के से आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सही आंसर चूज करना है। स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि निम्न पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है ये देखिए आप लोग, कि प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक स्रावित होने वाला तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। ये बात एकदम ठीक है या सही नहीं है, ये बताना है आपको। और इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने का कारण ग्लोबुलिन की उपस्थिति है। तो स्टेटमेंट आपका ए भी सही है, ए भी सही है, यानी कि द फर्स्ट फ्लूइड सिक्रेटेड इन द फर्स्ट 3 days आफ्टर लेबर इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। द हायर प्रोटीन कंटेंट इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लोबुलिन। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोथ ए और बी दोनों। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो दोनों आपके कैसे हैं, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन ये आपका कूट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है आप देखिए, तो विकास का सिद्धांत नहीं है, तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके, नॉट दिया हुआ है, यानी कि नहीं। तो देख लेते हैं हम क्या है। देखिए, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, या विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है, या विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, या विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, या विकास परिवर्तन का क्रम है। तो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फिफ्थ सही होगा, फर्स्ट और थर्ड सही होगा, केवल थर्ड और फिफ्थ सही होगा, या केवल 3 ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। देखिए, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, ये दिया हुआ है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं, यानी कि स्टेजेस बताई गई हैं। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये है। विकास से एक निश्चित क्रम की ओर अग्रसर होता है, ए भी है। और विकास परिवर्तन का क्रम है, ए भी बताया गया। तो आपको नहीं वाला चुनना है, कौन सा, आपको नेगेटिव ऑप्शन को चूज करना है। देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर नहीं होता है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर आपका होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, रॉन्ग है। तो जब ये रॉन्ग है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाला देख ले, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, बल्कि विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो ये सही है। ठीक है, ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन है खेल की पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक, आपको ये बताना है। हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर है, मैकडूगल है, स्टैनले हॉल है, या ग्रास है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो खेल की पुनरावृत्ति के जो सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो हैं आपके स्टैनले हॉल। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये। इसके अनुसार क्या है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि पूछा हुआ है मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है, ये बताना है आपको, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ मेडुला इज कैरेक्टराइज्ड इज कॉटन फाइबर, वूल फाइबर, नायलॉन फाइबर, या सिल्क फाइबर। यानी कि ऊनी रेशा, सूती रेशा, नायलॉन रेशा, या सिल्क रेशा। तो देखिए, जो मेडुला की उपस्थिति होती है ना, तो मेडुला की उपस्थिति होती है आपके किसमें, वूल फाइबर में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वूल में ये इनर लेयर मेडुला कहलाता है, और ये गोलाकार होता है, और इसके बीच में खोखली नलिका होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन आपका कैसा है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, आपको क्या करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है। देख लेते हैं हम ऑप्शन। मिलाना क्या है, अवशोषकता दी हुई है एक साइड,
इलास्टिक रिकवरी दी हुई है, प्रतिस्पंदता दी हुई है और लचीलापन दिया हुआ है, यानी कि बिना टूटे हुए मुड़ना, अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना, छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना, खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। तो एक साइड क्या दिया है, एक साइड आपको टर्म्स दिए हुए हैं और इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि किसका अर्थ क्या होता है, यानी कि किसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जो आपकी अवशोषकता होती है ना, यानी कि एब्जॉर्बेंसी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ये होता है छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण कर लेना। ठीक है, तो ये आपका ए थर्ड से मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है इलास्टिसिटी रिकवरी, क्या होता है, ये हो जाएगा खिंचाव और तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आ जाना। तो बी का आपका हो जाएगा 4। फिर है आपका रेजिलेंसी, यानी कि प्रतिस्पंदता होती है आपकी अत्यधिक दबाव के कारण अपने मूल आयतन में वापस आ जाना, सी का हो जाएगा 2nd। और जो लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये होता है बिना टूटे हुए मुड़ना। तो ये हो गई आपकी मैचिंग। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या बन गया, तो पहला आपका ए का क्या हो गया, थर्ड आ जाएगा, ए का 3 हो गया। और इलास्टिसिटी का आपका कौन सा हो गया, 4 वाला हो गया। रेजिलेंसी का आपका क्या हो गया, अत्यधिक दबाव के कारण, तो ये 2 हो गया, इसका 1। तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा 3 4 2 1। अब देखते हैं 3 4 2 1 कहाँ है, तो आपके ऑप्शन ए में ये दिया हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपास के रेशों का उत्पादन का सही क्रम क्या है, आपको ये बताना है, यानी कि गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है कॉम्बिंग, कल्टीवेशन, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, गिनिंग एंड बॉन्डिंग, स्पिनिंग, सिल्वरिंग एंड कार्डिंग। तो इसका बताइए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आ जाएगा आपका खेती करना। ठीक है, पहले आ जाएगा खेती करना, तो 2 तो सब में दिया हुआ है, यानी कि पहले कल्टीवेशन आ जाएगा। तो 2 तो सारे ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद आएगा आपका, इसके बाद आ जाएगा बिनौले निकालना और गांठ बांधना। ठीक है, इसके बाद 2 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 आपके 2 ऑप्शन में दिया हो, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, पहले आपका खेती करना आता है, यानी कि कल्टीवेशन। उसके बाद आता है आपका गिनिंग एंड बॉन्डिंग। उसके बाद आता है आपका खोलना एवं आपस में मिलाना, यानी कि ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, आगे और देखते हैं हम। इसके बाद आ जाएगा आपका धुनना। तो धुनना आपका 7 है, तो 7 आपका इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये आपको। तो पहले हम इसको एक बार और देख लेते हैं, क्या आ जाएगा। पहले आता है आपका खेती करना, उसके बाद आएगा आपका खेती करना यानी कि कल्टीवेशन आ जाएगा आपका। उसके बाद आएगा बिनौले निकालना और गांठ बांधना यानी कि गिनिंग एंड बॉन्डिंग। उसके बाद खोलना एवं आपस में मिलाना यानी कि ओपनिंग ऑन एंड ब्लेंडिंग। उसके बाद आएगा आपका धुनना, जिसको हम कार्डिंग के नाम से जानते हैं। फिर आएगा आपका कंघी करना, जिसको कॉम्बिंग कहा जाता है। फिर आता है पूनी बनाना, जिसको सिल्वरिंग कहा जाता है। फिर लास्ट में आता है आपका कताई करना, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको अभी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिवनेस ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। ठीक है, ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है फिनिशेस एंड नेचर ऑफ सरफेस, लेंथ एंड प्रेशर थ्रॉट ट्विस्टिंग। ठीक है, यानी कि वस्त्रोपयोगी रेशों को आपस में जो सटने की क्षमता के गुण होते हैं ना, उसके कौन से कारक योगदान देते हैं उसमें। रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति देता है योगदान, या रेशे की लंबाई एवं कटाई और दबाव देता है। तो बताइए इसमें केवल 1 सही होगा, केवल 2 सही होगा, एक व दोनों सही होगा, व एक ना तो एक सही होगा ना दोनों सही होगा। तो देखिए, जो फाइबर के आपस में जो सटने की क्षमता के गुण में कारक योगदान होते हैं, वो होते हैं रेशे की सूक्ष्मता और सतह की प्रकृति। तो स्टेटमेंट जो ए फर्स्ट वाला है वो सही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम में लिखिए, यानी कि आपको क्या बताना है, यान कंस्ट्रक्शन का स्टेजेस को सीक्वेंस में लिखना है आपको। ऑप्शन में है
ड्राइंग आउट, कॉम्बिंग, रोविंग, स्पिनिंग एंड कार्डिंग। ठीक है, तो लास्ट में तो ये सबको पता है कि कोई भी प्रोसेस हो लास्ट में अगर रेशियो का प्रोसेस आ रहा है तो लास्ट में आपका स्पिनिंग ही होगा। तो सब में 4 4 ही आ रहा है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। फिर हम आगे देखते हैं, अपना स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले आता है आपका, क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा आपका, सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो होता है कॉम्बिंग। तो ये इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया, और आपका कौन सा, सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका कट हो जाएगा। फर्स्ट क्यों, फर्स्ट कार्डिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, मैंने खुद गलत बता दिया, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, कार्डिंग आ जाएगा आपका। तो आपका डी वाला ऑप्शन कट हो जाएगा और आपका बी वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, कार्डिंग के बाद आएगा आपका कॉम्बिंग। कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग, यानी कि 5 के क्या है, 5 के बाद 2 इसमें आ रहा है आपका, 5 के बाद 2, तो जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में पहले आपका आता है, पहले आपका कार्डिंग आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका कॉम्बिंग, इसके बाद आएगा ड्राइंग आउट, देन रोविंग एंड लास्ट में आपका स्पिनिंग आ जाता है। देखिए, जो आपका कार्डिंग का प्रोसेस होता है, किसका, जो कार्डिंग होता है, इस प्रोसेस में रेशो को साफ करके, सीधा करके, इसको मतलब समांतर व्यवस्थित कर लिया जाता है। और जो कॉम्बिंग होता है, कॉम्बिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं कि रेशो को और अच्छी तरीके से क्या करते हैं, उसको कंघी कर दी जाती है, यानी कि जो छोटे रेशो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो अच्छे रेशो होते हैं, लंबे रेशो होते हैं, वो उसी में रहते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिंग होती है। फिर ड्राइंग आउट में क्या करते हैं, इसमें कार्डिंग या कॉम्बिंग से प्राप्त स्लाइवर को खींचकर पतला और एक समान बना दिया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका रोविंग आता है। रोविंग में के स्टेज रोविंग के स्टेजेस में होता है कि ड्राइंग आउट से प्राप्त सामग्री को और पतला और थोड़ा मोड़ दिया जाए। ठीक है, ट्विस्ट दे दिया जाता है उसमें। और लास्ट में जो आपका स्पिनिंग आता है, तो रोविंग को स्पिनिंग मशीन द्वारा खींचकर उसको मोड़ कर लास्ट में उसको क्या कर दिया जाता है, धागा बना दिया जाता है, यानी कि स्पिनिंग का मतलब होता है लपेटना धागे को। ठीक है, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है, वह क्या कहलाता है, यानी कि द एबिलिटी ऑफ द फाइबर टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे इसको, फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे, रेजिलेंसी कहेंगे, या टेंसल स्ट्रेंथ कहेंगे। देखिए, रेशे का उस गुण की बात की जा रही है, जो रेशे को हमने दबाया, उसके पश्चात उसको छोड़ दिया, अपने पूरे मतलब पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है। वो क्या कर लेता है, अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है। तो इसको हम जानते हैं रेजिलेंसी के नाम से। ठीक है, तो प्रतिस्कंदता कहा जाएगा इसको, यानी कि रेजिलेंसी। तो जो ऑप्शन सी हो जाएगा ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट है आपका, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। तो अपहोल्स्ट्री का उपयोग किसमें किया जाता है, ये बताना है आपको। फर्नीचर के ढकने में किया जाता है, फर्श बिछाने में, पलंग पर बिछाने में, या उपयुक्त सभी में। तो जो आपका अपहोल्स्ट्री होता है, उसका यूज हम करते हैं टू कवर फर्नीचर। ठीक है, यानी कि फर्नीचर को ढकने में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होती है, फर्नीचर मजबूत और टिकाऊ बना रहता है, फर्नीचर की उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विरंजक जो जाविल वाटर भी कहलाता है, वो क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जाविल वाटर वाला, और मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ब्लीचिंग एजेंट ऑल्सो नॉन एज जाविल वाटर इज, क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, सोडियम परबोरेट होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होगा, या सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा। तो इसकी ट्रिक बताती हूँ आपको याद करने की। देखिए, विरंजक जाविल वाटर का नाम आ रहा है, तो जहां आपका जाविल वाटर का नाम है वहां आप चले जाइएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, जाविल वाटर हाइपोक्लोराइड। ठीक है, हाइपो याद रखिए, बस इसी को आप सही कर देंगे, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। जाविल वाटर को विरंजक जाविल वाटर भी क्या 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 कहते हैं उसको, सोडियम हाइपोक्लोराइड के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और जो इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaOCl। क्या होता है, दोबारा इधर लिख देती हूँ मैं, क्या है आपका, NaOCl है।
NaOCl है ये। इसी तरह जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है H2O2। सोडियम परबोरेट का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का होगा इसमें KMnO4। इसको लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, सोडियम परमैंगनेट को भी, ठीक है, KMnO4 होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या कितनी होती है, यानी कि नंबर ऑफ ट्विस्ट इन हाई ट्विस्ट यार्न आर 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच होगा, 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच है, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच है, या 12 से 15 ऐंठन प्रति इंच है। तो अधिक ऐंठन की बात हो रही है, तो अधिक ऐंठन युक्त धागे में आ जाएगा आपका 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच, यानी कि जो ऑप्शन सी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जेस्टेशनल डायबिटीज कब होती है? गर्भावस्था में होती है, डायबिटीज की पूर्वावस्था होती है, ये गर्भावस्था के बाद होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज होती है ये होती है आपकी प्रेगनेंसी में, यानी कि गर्भावस्था में होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये? और ये गर्भावस्था में क्यों होती है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस पाए जाते हैं, तो उसके कारण ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, आपको ये बताना है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिकल फिनिशिंग। तो कौन सी आपकी मैकेनिकल फिनिशिंग नहीं है? कैलेंडरिंग नहीं है, सिक्रोनाइजिंग नहीं है, मॉयरिंग नहीं है, या सिल्वेट रोधी परिसज्जा नहीं है। तो देखिए, कैलेंडरिंग जो होती है ये आपकी एक मैकेनिकल मतलब क्या होती है, नहीं पूछा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्या पूछा हुआ है आपसे? नॉट पूछा हुआ है। तो कैलेंडरिंग जो होती है वो आपकी यांत्रिक परिसज्जा होती है, सिक्रोनाइजिंग भी होती है, मॉयरिंग भी होती है, नहीं होती है तो सिल्वट रोधी परिसज्जा नहीं होते। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है आपकी राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी जो ये होती है ना सिल्वट रोधी परिसज्जा, ये आपके कॉटन के कपड़ों पर और लिनन के कपड़ों पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ है ये बताना है आपको, यानी कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड ऑन 24 दिसंबर 1980 को, 24 दिसंबर 1982 को, 24 दिसंबर 1986 को, 24 दिसंबर 2000 को। तो जो आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है वो हुआ है 24 दिसंबर 1986 को। तो ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो संरक्षण आया था ना, इसके अंतर्गत कुछ अधिकार थे। इसमें था आपका चयन का अधिकार था, सुरक्षा का अधिकार था, सूचित किए जाने का अधिकार था, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार था, सुनवाई का अधिकार था, उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार था, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार था। तो इस एक्ट के दौरान ही ये अधिकार प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए। तो सिलाई के धागे का गुण क्या होना चाहिए ये बताना है आपको, यानी कि अ स्विंग थ्रेड शुड हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, रिकवरी है, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, एक्सेबिलिटी है, गुड अपीयरेंस है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिलाई के धागों का गुण क्या होना चाहिए? हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है। तो जो शरीर का नाप लेकर पैटर्न विकसित किया जाता है वो क्या है? ड्रैपिंग है, ड्राफ्टिंग है, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन है, या उपयुक्त सभी है। तो बात हो रही है शरीर की नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न, वो कहलाता है आपका ड्राफ्टिंग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको? इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है कैंची की, ब्राउन पेपर की, और मेजरमेंट टेप की, और जो आपका रूलर पट्टी जिसको बोलते हैं ना उसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट नहीं है, ना हो मतलब, ए प्लेन ड्रेस विद नो आउटर डेकोरेशन ऑन इट इज, क्या कहलाएगा ये? संरचनात्मक नमूना कहलाएगा, सजावटी नमूना, सतही नमूना, या उपयुक्त सभी?
देखिए, एक कोई आपकी प्लेन पोशाक है यानी कि प्लेन ड्रेस है, उस पर कोई भी बाहरी सजावट नहीं है। तो जब किसी कपड़े पर बाहरी सजावट नहीं होती है तो स्ट्रक्चरल डिजाइन कहलाता है यानी कि रचनात्मक नमूना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। और ये जो पोशाक के कट, फिट और कंस्ट्रक्शन पर केंद्रित होता है, ना कि इसकी डेकोरेशन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कार्बोनाइजिंग है, तो आपको ये बताना है कार्बोनाइजिंग क्या है। डाइंग प्रोसेस है, फिनिशिंग प्रोसेस है, रोविंग प्रोसेस है या रेटिंग प्रोसेस है। तो जो आपको कार्बोनाइजिंग होता है ये एक फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कार्बोनाइजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोफ्लिक अम्ल के रेशो से धोया जाता है। इसमें सभी प्रकार की अशुद्धियां नष्ट करते हैं और रेशो को स्वच्छ किए जाते हैं, साफ किए जाता है इसे रेशो को, ठीक है। तभी तो आई फिनिशिंग प्रोसेस, रेशो को साफ किया जा रहा है इसलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी कौन सी है, ये बताना है आपको। स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डिक मसल है या नन ऑफ द एबव है। तो बैठने और खड़े होने की स्थिति में जो शरीर का बैलेंस बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी होती है कंकाल में मांसपेशी यानी कि स्केलेटल मसल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, हेप्टाइड नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका हेप्टाइड होता है ना, हेप्टाइड नंबर इस टर्म यूज टू किसमें किया जाता है, माइटोसिस में किया जाएगा, मियोसिस में, म्यूटेशन में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हेप्टाइड नंबर, अच्छा हेप्टाइड जो नंबर होता है ना, वो नंबर होता है आपका एन नंबर, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इस टाइप से इसको हम डिनोट करते हैं एन नाम से, ठीक है। ये होता है आपका हेप्टाइड नंबर। शब्द का प्रयोग जो होता है ये मियोसिस के लिए किया जाता है, किसके लिए, ये किया जाता है आपके मियोसिस के लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये होता है, ऐसा कोशिका विभाजन होता है जिससे बनने वाली संतति कोशी यानी कि जो पुत्री होती है, कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है मात्र कोशिकाओं की आधी रह जाती है, यानी कि जैसे क्या है 2n है तो n रह जाएगी। और जो आपका मियोसिस है ना, इसका हिंदी में नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन, ये कहलाता है आपका। यह विभाजन जो होता है अलैंगिक जनन करने वाले सजीवों में होता है, ठीक है। मियोसिस को किस नाम से जानते हैं हम, अर्धसूत्री विभाजन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती है जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है वो क्या होता है। एरिथ्रोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, बेसोफिल होता है या प्लेटलेट्स होता है। तो ब्लड सेल स्मॉलर देन मोनोसाइट्स एंड हैव लार्ज न्यूक्लियर। तो बताइए क्या हो जाएगा, आपका एरिथ्रोसाइट होगा या आपका लिम्फोसाइट या बेसोफिल या प्लेटलेट्स हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है रोशाक इंकब्लॉट परीक्षण है एक। तो जो आपका रोशाक इंकब्लॉट टेस्ट है, तो ये कौन सा परीक्षण है ये बताना है आपको। सामाजिक सांख्यिकी तकनीक है, रचनात्मक तकनीक है, समाप्ति तकनीक है या प्रक्षेपण तकनीक के अंतर्गत ही आता है। तो जो आपका रोशाक इंकब्लॉट परीक्षण है ना, ये एक प्रक्षेपण तकनीक के अंतर्गत आता है, यानी कि ये कैसा है, ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है और यह परीक्षण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में उपयोग किया जाता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति स्याही यानी कि जो इंक के धब्बे होते हैं ना, उनको देखकर अपनी अवचेतन भावनाओं, विचारों और संवेगों को प्रक्षेपित करता है, ठीक है, यानी कि उनसे विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है शोध की रूपरेखा जो आसान एवं अस्पष्ट होती है। तो शोध की रूपरेखा जो सामान्य एवं स्पष्ट होती है क्या होती है, वो पूर्व परीक्षण रूपरेखा होती है या निर्णायक शोध रूपरेखा होती है या अन्वेषणात्मक शोध रूपरेखा होगी या वर्णनात्मक शोध रूपरेखा होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शोध की रूपरेखा जो कैसी होती है आपकी, सिंपल होती है और अस्पष्ट होती है, वो होती है अन्वेषणात्मक शोध रूपरेखा यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका,
निर्देशन जो संभाविता निर्देशन रूपरेखा के अंतर्गत आता है, यानी कि सैम्पलिंग विच कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन इज, क्या हो जाएगा? क्लस्टर सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, परपोजिव सैम्पलिंग है, या कन्वीनियंस सैम्पलिंग है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। तो बात हो रही है इसमें किसकी? सैम्पलिंग अंडर प्रोबेबिलिटी की। तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं इसको, यानी कि सुधाय निर्देशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती, यानी कि हाइपोथेसिस विच डज नॉट स्टेट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? वन टेल्ड हाइपोथेसिस के नाम से जानेंगे, रैशनल हाइपोथेसिस कहेंगे, टू टेल्ड हाइपोथेसिस कहेंगे, या डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कहेंगे? तो वो परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है। ठीक है, बात किसकी हो रही है? नहीं बताती है। तो जो नहीं बताएगी वो होती है आपकी वन टेल्ड हाइपोथेसिस, यानी कि एक पक्षीय परिकल्पना। तो ये जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके रिसर्च के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं, ये क्या होता है? स्केल विच ऑल्सो कॉल्ड समेटेड स्केल, इसको स्टेपल स्केल कहेंगे, बलपूर्ण स्केल कहेंगे, लिकट स्केल कहेंगे, या अपेक्षाकृत स्केल कहेंगे? तो स्केल जिसे समेटेड स्केल के नाम से भी जाना जाता है इसे हम कहते हैं लिकट स्केल। ठीक है, तो क्या होता है? ये आपका लिकट स्केल होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भवन निर्माण नक्शा जो 1.1000 माप द्वारा तैयार किया जाता है क्या कहलाता है ये? ठीक है, भूखंड योजना कहलाएगा, धरातल योजना कहलाता है, भूदृश्य योजना कहलाएगा, या सर्विस योजना कहलाएगा? तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर? साइट प्लान होगा, फ्लोर प्लान होगा, लैंडस्केप प्लान होगा, या सर्विस प्लान होगा? तो देखिए, भवन निर्माण नक्शा जो 1 से 1000 माप द्वारा तैयार किया जाता है ये जो होता है ये आपका कहलाता है फ्लोर प्लान। ठीक है, फ्लोर प्लान यानी कि धरातल योजना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो, ठीक है, तो यह कहलाती है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या है, जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो क्या कहलाएगी? यानी कि व्हेन बोन ब्रेक्स इनटू 3 और मोर पीसेस इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहेंगे, कंपाउंड फ्रैक्चर कहेंगे, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे, या कंप्लीटेड फ्रैक्चर कहेंगे? तो जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो इसको हम जानते हैं बहुखंड अस्थि के नाम से। किस नाम से? बहुखंड अस्थि के नाम से, यानी कि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? यानी कि विच टाइप ऑफ मेथड टू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन एवर 5 ईयर ओल्ड? शेफर की विधि को, सिल्वेस्टर की विधि को, लाबॉर्ड की विधि को, या नेल्सन की विधि को? तो जो 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को जो कृत्रिम श्वसन की विधि दी जाती है, मतलब कृत्रिम श्वसन दी जाती है, उस मेथड को हम कहते हैं शेफर की विधि। कौन सी? शेफर मेथड के नाम से जानते हैं हम इसको। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ये हो जाएगा। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब जो आपका मतलब पीड़ित व्यक्ति होता है ना उसकी पीठ पर छाले भी पड़ गए हो। ठीक है, इस विधि में ये प्रोसेस कैसा होता है, इसका मेथड देख लेते हैं। इस विधि में पीड़ित को कैसे पेट के बल लिटा दिया जाता है और उसके सर को किसी एक करवट कर दिया जाता है, यानी कि उसको क्या कर दिया, पेट के बल लिटा दिया और उसको करवट दिला दी। इसके बाद उसके पीठ पर दबाव डाला जाता है, यानी कि प्रेशर डाला जाता है। तो फेफड़ों के अंदर की वायु जो होती है वो बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर की जो ताजी वायु होती है ना वो फेफड़ों के अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार पीड़ित को सांस लेने में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है हर स्टूडेंट के लिए। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर इस क्या है सबसे मजबूत रेशा? नायलॉन है, रेयॉन है, फ्लैक्स है, या एक्रिलिक है?
तो जो सबसे आपका मजबूत रेशा माना जाता है वो आपका नायलॉन ही माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तब पानी पसाया जाता है, तब किसका नुकसान होता है? यानी कि व्हेन राइस इज कुक्ड इज इन एक्सेस वाटर विच इज डिस्क्लेयर्ड देयर इज लॉस ऑफ। तो किसका लॉस होगा? विटामिन ए का होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होगा, विटामिन सी का होगा, या आपका किसका होगा? कैल्शियम का होगा। तो जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है और पानी को पसाया जाता है तब जो आपका लॉस होता है वो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एक रजोवती महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए की मात्रा होती है। ठीक है, अच्छा ये जो एग्जाम पेपर है ना ये काफी पुराना है, तो इसमें आपका अब तो चेंजेस हो चुके हैं, तो ये आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? यानी कि विच हार्मोन डिक्रीज द मोर्टेलिटी ऑफ द स्टोमच मसल्स ऑफ जीआईटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरॉन होगा, एस्ट्रोजन होगा, थायरॉक्सिन होगा, या इंसुलिन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि एस्ट्रोजन। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन जीआईटी के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है, और यह क्या होता है? आपके प्रेग्नेंट में, मासिक धर्म में और मीनोपॉज के लिए जिम्मेदार होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं, सेलुलोज कहेंगे, हेमीसेलुलोज कहते हैं, या मोनोसैकेराइड कहते हैं? तो देखिए, सूक्ष्म अणु यानी कि द स्मॉल मॉलिक्यूल विच इज एब्जॉर्ब्ड वेरी क्विकली इन द बॉडी, तो ये जो होते हैं ये आपके मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसैकेराइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है, और मोनोसैकेराइड आपका दो शब्दों से आपका मिलकर बना होता है, मोनो प्लस सैकेराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीईएम का प्रथम सूचक है, तो द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पीईएम। तो पीईएम क्या होता है? यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसका इंडिकेटर क्या होगा? आयु अनुसार वजन कम होना, आयु अनुसार वजन अधिक होना, कम बीएमआर होना, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो पीईएम का जो पृथक सूचक होता है वो होता है अंडर वेट फॉर एज, यानी कि आयु के अनुसार, किसके अनुसार? अंडर वेट फॉर एज, यानी कि आयु के अनुसार वजन कम होना, यानी कि वेट का कम होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, गतिशील संतुलन से तात्पर्य है। तो आपको ये बताना है गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य है। यानी कि द टर्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम डील्स विद प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, कैल्शियम फास्फोरस अनुपात का, खनिज लवण संतुलन का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, द टर्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम डील्स विद प्रोटीन एनर्जी रेशियो, कैल्शियम फास्फोरस रेशियो, मिनरल बैलेंस, या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग ये बताइए। तो गतिशील संतुलन से तात्पर्य होता है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। ठीक है, यानी कि प्रोटीन एनर्जी रेशियो। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम अपना इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एलटी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपके कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।